बीजेपी ने यूपी में प्रचार की धार और तेज कर दी है। हाईटेक एलईडी बसें सभी 403 विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर योगी सरकार के 4.5 साल के विकास के कामों का बखान करेगी। लखनऊ में सुबह योगी ने इन प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आज से कैराना से अमित शाह अपने प्रचार की दूसरी पारी का आगाज करेंगे। शाह कैराना की गलियों में घूम घूम कर लोगों को बताएंगे कि कैसे योगी सरकार ने पलायन कराने वालों का ही पलायन कर दिया। उधर नड्डा भी दूसरे मोर्चे पर बीजेपी के प्रचार की बागडोर संभालेंगे और गजरौला में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और तीसरे मोर्चे पर अलीगढ़ में सीएम योगी जनता के सामने अपने विकास के काम गिनाएंगे। हमारा प्रचार वाहन गीत के साथ, संगीत के साथ और आने वाले मतदान में यूपी की जनता कमल का बटन दबाएगी और यूपी के विकास को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जनता है जनार्दन, पहले की सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे भूलना। और आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ समय पहले की है, जबकि लखनऊ से ये हाईटेक बसों को रवाना किया गया है। ये एलईडी लगी हुई बसें हैं जिसमें बीजेपी के एड्स हैं जो जनता तक पहुंचाई जाएगी। दो 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। शुक्रवार को कांग्रेस ने यूपी के लिए युवा घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में बतौर सीएम उम्मीदवार खुद के आगे होने का संकेत भी दिया था, लेकिन आज प्रियंका अपने दावे को लेकर असमंजस में दिखी। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। पंजाब में जैसे जैसे चुनाव और प्रचार आगे बढ़ा है, तनातनी बढ़ रही है। अब कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के पति रिटायर्ड डीजीपी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर मोहम्मद मुस्तफा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आम आदमी पार्टी को खुली धमकी दे रहे हैं। इनका कोई जलसा नहीं होने देगा। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की
खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैदानों में ठिठुरन बढ़ी है तो पहाड़ों पर बर्फ की मार लोगों को परेशान कर रही है। रास्तों पर बर्फ, मकानों, दुकानों पर बर्फ, बिजली गुल हो चुकी है, नलों में पानी जम चुका है, अस्पताल, स्कूल तक जाना लोगों के लिए मुहाल हो गया है। बस हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, बाकी सब कुछ ठप हो चुका है। आपको ये तस्वीरें हम वैष्णो देवी की दिखा रहे हैं। देखिए हर तरफ जो पूरा सड़क मार्ग है किस तरह से बर्फ से पटा हुआ है। एक मोटी चादर बर्फ की आपको पूरे इलाके में, इस पूरे धाम में, वैष्णो देवी धाम में आपको नजर आएगा। पूरा जो मंदिर परिसर है वो बर्फ से ढक चुका है। वो इलाका, वो रास्ता जहां पर श्रद्धालु जहां से आते जाते हैं, वहां पर देखिए किस तरह से बर्फ की ये मोटी चादर बिछ गई है। और ये तस्वीरें जो हैं वो अनंतनाग के आसपास की है, जहां पर देखिए किस तरह से बर्फ की मोटी चादर कई कई इंच तक यहाँ पर, चूंकि स्नोफॉल, बर्फबारी यहाँ पर हुई है तो कई कई इंच तक यहाँ पर बर्फ जो है वो जम चुकी है। रास्ते पर पूरी तरह से बर्फ ही आपको नजर आएगा, लेकिन जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं इस मौसम का। खास करके ये वो लोग होते हैं जो कि मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर, इससे सुंदर पल कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैदानी इलाकों में बर्फ दिखना दुर्लभ है। ऐसे में खास करके लोग, पर्यटक पहाड़ी इलाकों में जाते हैं बर्फ का मजा लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। और अनंतनाग में ये नजारा हालांकि बेहद खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए परेशानी का सबब। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटक मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। हालांकि बहुत लोग नहीं हैं, क्योंकि कोविड भी है और कोरोना के मद्देनजर भी बहुत लोग नहीं आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए आपको ऊपर से जो एरियल व्यू एक तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं, उसमें आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। तस्वीरें बेहद खूबसूरत। ये देखिए पहाड़ों की चोटियों पर भी आपको बर्फ ही बर्फ। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एससीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था, और एससीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एससीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एससीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर के आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी ये है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है, वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना। ये एससीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है, और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 किल, नौकरी रोजगार
संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर क्या इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम समाज सरकार में होगा, उस दिशा में काम करेंगे। जॉनी, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं और शामिल ही नहीं हो रहे हैं, वो चुनाव को भी फेस करेंगे। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि नाम पढ़ें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए शामिल होने आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया ऐरन, पूर्व मेयर बरेली, श्रीमती रीता सिंह, स्वर्गीय राजा महावीर सिंह जी की धर्मपत्नी है, पूर्व विधायक संडीला, श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं कि आपको शामिल करने की अनुमति दें। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। उनसे सवाल नहीं पूछना, सवाल हमसे। और पहले समाजवादी पार्टी की थी, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? और एमएलए रहे, वो आज दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है, महावीर सिंह जी, वो एमएलए रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ? बरेली कैंट, उन्हें सब पता है, वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था, उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए। नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी प्ले मत करना। दो हमारे बगल में पूर्व सांसद, इनके बगल में जो दो लोग हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे।
उनके जो मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया किया, सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने एप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप एप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए समाज सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। हरदोई जिले में सबसे पहली सीट। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? आज केवल ये बात होगी। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं। तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। नहीं, मार्ट का तो समस्या समाधान हो गया। अगर कहीं और होगा तो विचार कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, मुझे पता है बिंदौ शहर का, मुझे जानकारी मिली। आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं वो।
मैंने केवल ये कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक पहुंच गया है, और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था, जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तो कोशिश होगी, ले जाएंगे, और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। समाजवाद है एक आदमी, एक ही सवाल। नहीं, ये जो आपने अधिकारी हटाने की बात करी थी, अभी तक कोई अधिकारी हटे तो कैसे आप समझते हैं निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे, वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। देखिए, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? नहीं, मैं तो कई बार यहाँ कहता हूँ, जो इस तरह के सुझाव आते हैं, एक हमारा पत्रकार साथी था, गोबर को लेकर कुछ सुझाव देना चाहता था, तो अगर आप पे भी सुझाव हो तो मैं जरूर शामिल करूंगा। और क्योंकि नाकाम हुई है स्कीम्स या नाकाम कर दी गई हैं, कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशालाओं को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगा है, जहां पर गाय मां भूखी हैं आज, और इसलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय मां को भूखा रख रहा है उसमें पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता। जो उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी पार्टियों के चेहरे साफ हो गए हैं, लेकिन जनता अब किस पर भरोसा करती है, इसके लिए वादों का पिटारा भी खोला जा रहा है। महिलाओं के कार्ड के बाद अब कांग्रेस ने युवाओं को
रोजगार के सपने यूपी की जनता को दिखाए हैं। वहीं अखिलेश यादव मुफ्त बिजली और पेंशन योजना के साथ मैदान पर हैं। निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो। यूपी में सियासी बिसात बिछी तो वादों के पिटारे खुलने लगे। रोजगार, महिला और युवाओं को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अपना नया घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, 8 लाख नौकरियां सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे। परीक्षाओं के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी। 5,000 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनेगा। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने वो पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से, किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। बेरोजगारी से टूटे ख्वाब, इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खोश युवा में बेहिसाब। अब सवाल खड़ा होता है कि इन वादों के साथ क्या कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने की हालत में है? प्रियंका गांधी का कहना है कि जो पार्टी इन वादों को पूरा करेगी, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन भी करने को तैयार है। तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो। अब कांग्रेस के वादों में कितना दम है, उसकी समीक्षा बीजेपी की ओर से जारी होने लगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिसमें फोटो आता था वही चली गई छोड़ के कांग्रेस, और उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लो। ये राहुल गांधी जी जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान में आकर के भी कहा कि 10 तक की गिनती होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कल परसों बहुत से किसानों की जमीन जब बिकने लगी और किसानों ने हल्ला किया कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, हमारी जमीनें बिक रही है रोडा एक्ट के तहत। वोट के वादों की झड़ी लगाने में कोई पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली से लेकर किसानों तक के लिए कई ऐलान किए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर नाम लिखाओ अभियान चला रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए पेंशन योजना फिर से बहाल करने का भी वादा किया। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी एक के बाद एक वादों की सौगात जारी की जा रही है। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। 35 किलो राशन
दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। विपक्ष ने वादों का पिटारा खोला है तो सरकार चुनावी तोहफों की अंबार लगा रही है। आशा वर्कर्स और छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट बांटे गए। किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार ट्रांसफर करने का वादा किया गया। शिलान्यास और लोकार्पणों की तो बाढ़ लग गई। हर चुनाव की यही कहानी है। चुनाव से पहले वोटरों को न जाने कितने सपने दिखाए जाते हैं। वादों की बौछार होती है। जनता इस पर कितना भरोसा करती है, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गैंग्स ऑफ वसेपुर में अगर आपने गैंग वॉर नहीं देखी है तो हम आपको बिहार की रियल गैंग वॉर दिखाते हैं। ये वसेपुर नहीं लेकिन आरा है। जी हाँ, गैंग वॉर फिल्मी नहीं असली है। रेत के अवैध खनन को लेकर देखिए कैसे गोलियां बरस रही हैं।